प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय है 11वां, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसका भाग 2 करेंगे शुरू। चलिए शुरू करते हैं। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। तो अवध में विद्रोह। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये शब्द है लॉर्ड डलहौजी के। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। और 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। तो 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रियासत के बारे में कहा गया है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये कहा गया था अवध के बारे में, और ये शब्द है लॉर्ड डलहौजी के। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे और रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे, और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपने रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो साइड में सहायक संधि के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम था। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी होती थी। मसलन क्या क्या? अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। जो भी राज्य इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा, अंग्रेज उसकी रक्षा करेंगे बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से। दूसरा क्या प्रावधान था इसके अंदर? सहयोगी पक्ष के भूअक क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, हालांकि इसका सारा खर्च राजा को देना था। तीसरा, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, यह आ चुका है। चौथा, सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। ये थी जी लॉर्ड वेलेस्ली की 1798 की सहायक संधि। अब कहता है अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है, बढ़िया है, और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। पहला कारण हो गया उपजाऊ जमीन नील और कपास की खेती के लिए, और दूसरा हो गया एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जाना। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, जो गंगा यमुना के बीच की जगह है, दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन 1 सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी, पूरी हो जाने वाली थी। देह जान से जा चुकी थी। ये 2.2 है, देह जान से जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। हम बात कर रहे हैं अवध की। लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को, जो अवध का अंतिम नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था, भेज दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। मींस कुशासन का आरोप लगाया गया अवध पर, कुशासन। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे,
मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब वाजिद अली शाह के पीछे पीछे लोग गए थे, विलाप करते हुए, रोते हुए। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा था कि देह जान से जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिनो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। अब यहां हम बॉक्स में देखते हैं नाना साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे। सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जान ए आलम, देश से विदा लेकर प्रदेश चले गए। ये नाना साहब के बारे में है। अब यहां आप देख सकते हैं चित्र 11.6 में अवध का एक जमींदार है। यह 1880 का चित्र है। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले में अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफी स्वायत्ता भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में, अवध की बात कर रही है, अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ये भी एमसीक्यूज में है। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे, जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुफ्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे और एक मुफ्त बंदोबस्त के लागू हो जाने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा
कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी न तो ताल्लुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गई। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा, जैसे कि पहले ताल्लुकदारों के शासन राज में होता था। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर जो बेगम हजरत महल थी, नवाब की पत्नी थी, के खेमे में शामिल हो गए और उनमें से कुछ तो बेगम की प्राज्ञा के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते थे, मीन उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे। अभी बॉक्स देख लेते हैं ताल्लुकदारों की सोच। ताल्लुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित काला कंकर के राजा हनुमंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनुमंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी थी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनुमंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आई, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूं ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे, जो पहले वाले अफसर थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा। वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी, जिसमें हमने देखा कि बार बार भरोसा दिलाने के बाद भी सिपाहियों को अपने अफसरों पर भरोसा नहीं आया। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे
ब्राह्मण या उच्च जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था अवध को। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे, मीज आज्ञा का पालन नहीं करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे, मीज सिपाहियों के साथ आ मिलते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। हम साइड में पढ़ लेते हैं, ये दिया हुआ है, ये आप चित्र देख सकते हैं 11.7। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही, यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। अब अगला हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, विद्रोही क्या चाहते थे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तिहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नजरिए को समझ सकें, जिन पर हम विद्रोहियों के नजरिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। फिर भी 3.1 में एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तिहारों में, मीन्स पर्चों में, पैम्फलेट में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए तक खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन उससे पहले हम बॉक्सेज में दी हुई जानकारियों को पढ़ते हैं। 3 बॉक्सेज है, ये पढ़ते हैं। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजमगढ़ घोषणा कब की गई थी, तो 25 अगस्त 1857 को। विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में हमारी जानकारी का यह एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है,
और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए, मींज लगा देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्य वक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में, सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें और मेरा साथ दें और साझा हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। अब भाग 1 में देख लेते हैं जमींदारों के बारे में। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा मतलब भू राजस्व थोप दिया है और कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई है। मीन जमींदारों की हद तो यह है कि एक आम रैयत मीन किसान किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को मींस केस लड़ने वालों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजाने को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, में जो भू राजस्व है वो कम रहेगा। जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। ये जमींदारों के बारे में है। भाग 2 व्यापारियों के बारे में। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली, स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा। जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाले हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। और तीसरा भाग था जी सरकारी कर्मचारियों के बारे में। अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह कम होती है, उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने महजब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपए प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखें। चौथा भाग था उसका कारीगरों के बारे में, जो ये आजमगढ़ घोषणा है। चौथा भाग है कारीगरों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीजों को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों, लोहारों, मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है
उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी, इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। और पांचवा भाग है जी पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु है, क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। देखिए, सभी लोगों के ऊपर को अपने इस विद्रोह में शामिल करने के लिए आजमगढ़ घोषणा में सभी को सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। अब सिपाही क्या सोचते थे? विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियां बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर पीछे खींचे और न ही कोई बहाना बनाया और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन सन 1857 में अंग्रेजों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी। नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, घुड़सवारों और गोल अंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई है। उन्होंने ये कारतूस 3rd लाइट कैवेलरी के सवारों को दिए, घुड़सवारों को दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियनें और घुड़सवार गोल अंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियों में डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हम 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायदा मीन्स आस्था और मजहब दूषित ना हो। अगर एक हिंदू या मुस्लिम का धर्म नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, उनके घर तोड़फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा क्षमतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती।
उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। पॉइंट 3.3 वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही सेना 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामलों में संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर और 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। अब साइड में दे रखा है विद्रोही ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइनों पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं। ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। धन्यवाद।